हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 36 हमने कवर किया था अदर डिडक्शंस का। अब बेटा जो फर्स्ट कैटेगरी है ना हमारी, उसमें लास्ट सेक्शन हमारा रहता है सेक्शन 37। अच्छा, कैटेगरी कौन सी वाली कर रहे हैं बेटा? एक्सपेंसेस अलाउड एज अ डिडक्शन, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस। बहुत सिंपल है, बस मेरी बात सुननी है बेटा। सिंपल सा सेक्शन, लिखो हेडिंग सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस। सुनो बेटा, याद करो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सेक्शन 37 है ना, वो आपका एक रेजिड्यू सेक्शन है। सेक्शन 37 आपका एक रेजिड्यू सेक्शन है। रेजिड्यू मतलब बचा कुचा। तो बेटा सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है अगर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिली है सेक्शन 30 से लेके 36 में, ठीक है, तो बची हुई डिडक्शन आपको हम देंगे, यानी सेक्शन 37 देगा। तो बेटा सेक्शन 37 बहुत सिंपल सी एक बात कहता है कि अगर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिली है सेक्शन 30 से 36 में, तो चिंता की बात नहीं है, आपको डिडक्शन हम देंगे। मतलब सेक्शन 37 आपको डिडक्शन देगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई। अच्छा बेटा, सेक्शन 37 क्या कहता है मुझे दोबारा बताओ। पहले मुझे बताओ एक सिंपल बात, सेक्शन 37 कौन सी डिडक्शंस देगा? जो आपको सेक्शन 30 से लेके 36 ने नहीं दी हैं, वो डिडक्शंस आपको 37 देगा। तो सबसे पहली बात है, डिडक्शंस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36 shall be covered under section 37। तो जिस खर्चे की डिडक्शन 30 से 36 ने नहीं दी है, उस खर्चे की डिडक्शन आपको सेक्शन 37 देगा, बट प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस क्या हो जाएं, सेटिस्फाई। प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर satisfied, provided some conditions are satisfied। ठीक है बेटा, क्या कंडीशन है बेटा? सिंपल सी ना, 4 कंडीशन है, सिंपल सी 4 कंडीशन है, ठीक है, कराऊं? सुनो बेटा, सबसे पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी बेटा एक बात याद रखना, सेक्शन 37 के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मांगने मत आना। सेक्शन 37 ने पहले ही कह दिया है, मैं आपको डिडक्शन सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की दूंगा। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन 30 से 36 ने नहीं दी है, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन 37 देगा। तो 37 के पास भूल के भी कैपिटल खर्चों की डिडक्शन मांगने मत आना। डिडक्शन आपको सिर्फ सेक्शन 37 कौन से खर्चों की देगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। तो सेक्शन 37 आपको डिडक्शन सिर्फ देगा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। पहले बताओ, पहली कंडीशन क्लियर हो गई, ये हमारी फर्स्ट थी। सेकंड, ठीक है। अब बेटा सेकंड कंडीशन 37 ने क्या कही, इट मस्ट नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर। इट मस्ट नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर मतलब जिस खर्चे की डिडक्शन मांगने आप सेक्शन 37 के पास जा रहे हो ना, वो पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ड्राइंग्स नहीं होना चाहिए बेटा। ड्राइंग्स का डिडक्शन नहीं मिलता। ये तो आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी पर्सनल एक्सपेंसेस को, ड्राइंग्स को दिखाते हो क्या? नहीं बेटा। अकाउंट्स में ही डिडक्शन नहीं मिलता तो टैक्स में तो भूल ही जाओ। तो याद रखना, सेक्शन 37 के पास पर्सनल नेचर के खर्चों का डिडक्शन मांगने मत जाना, ठीक है। थर्ड शर्त, इट मस्ट रिलेट टू बिजनेस और प्रोफेशन। अब बेटा सुनो, सेक्शन 37 क्या कह रहा है, जिस खर्चे का डिडक्शन मांगने आप मेरे पास आ रहे हो ना, वो खर्चा आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तभी मैं आपको उस खर्चे का डिडक्शन दूंगा। पॉइंट बताओ, समझ आई? 3 शर्तें करी हैं बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, और फोर्थ, इट मस्ट बी incurred during the previous year। ऑब्वियस ही बात है बेटा, वो खर्चा इंकर कब हुआ हो, इसी साल, तभी तो हम आपको डिडक्शन देंगे उसका। पिछले 2 साल पहले वाले खर्चे का डिडक्शन हम अब थोड़ी ना देंगे। तो खर्चा इंकर कब हुआ हो, इसी साल। तो बच्चे बहुत सिंपल सी 4 शर्तें हैं सेक्शन 37 की। सुनो, सेक्शन 37 आपको डिडक्शन कब देगा? पहली बात, वो खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, और इंकर कब हुआ हो, इसी साल, तो ही हम आपको उसका डिडक्शन देंगे, ठीक है। तो कोई भी खर्चा बेटा जिसका डिडक्शन सेक्शन 30 से 36 में नहीं मिला, उसका डिडक्शन 37 में मिलेगा, प्रोवाइडेड ये चारों कंडीशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? मैं आपको n नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं इसके बेटा। सुनो, सैलरीज, मुझे बताओ, सैलरी सेक्शन 30 से 36 तक आपने पढ़े, कहीं पर बेटा सैलरी आया? कहीं पर भी नहीं आया बेटा सैलरी। तो क्या सैलरी का डिडक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटा। सेक्शन 37 देगा ना आपको डिडक्शन, प्रोवाइडेड 4 शर्तें सेटिस्फाई हो जाए। जैसे सुनो, सैलरी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? रेवेन्यू है बेटा, पहली शर्त सेटिस्फाइड। सैलरी पर्सनल नेचर की नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है बेटा, सैलरी किसको पे करी जाती है? एम्प्लॉइज को, तो पर्सनल नेचर की तो है नहीं। और क्योंकि एम्प्लॉइज को पे करी जा रही है तो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इंकर कब हुई है? इसी साल, तो आपको सैलरी का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 37 में। ऐसे ही बेटा n नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हो। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, ठीक है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, ये सब सेक्शन 37 में कवर हो जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये सब खर्चे सेक्शन 37 में कवर हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल सभी लिखवाता हूं। ये कॉपी कर लिया बेटा, आओ।
अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। ध्यान से सुनना बेटा। पहला है रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी। ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल बातें, सिंपल सुनो। सैलरी एंड परक्विजिट्स पेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द असेसी आर अलाउएबल एज अ डिडक्शन। तो मुझे बताओ, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हो, अलाउंसेस पे कर रहे हो, परक्विजिट्स पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में मिलेगा, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं बेटा। कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है, पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर में इंकर हुआ है। तो चारों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में मिलेगा। अब सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात करूंगा। हाउएवर, salary paid to the proprietor of the business is an appropriation of profit and shall not be allowed as an expense। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में बेटा, अगर प्रोप्राइटर खुद को सैलरी पे करता है बेटा, एम्प्लॉइज को नहीं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में प्रोप्राइटर खुद को क्या पे कर रहा है, सैलरी। और बेटा अगर खुद को सैलरी पे करोगे तो फिर वो तो पर्सनल एक्सपेंस बन गया ना बेटा। अगर प्रोप्राइटर खुद को सैलरी पे करता है तो वो तो पर्सनल एक्सपेंस बन गया, और क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है तो उसका डिडक्शन नहीं है बेटा अंडर सेक्शन 37। लिख लेना ये बातें, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, क्योंकि बेटा रीजन है ना उसका, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को और प्रोप्राइटर को एक ही तो माना जाता है, ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम थिंग। और मैं अगर खुद ही को क्या पे करूंगा, सैलरी, तो इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, सेक्शन 37 इसका डिडक्शन नहीं देगा आपको, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा सैलरी पेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी पे करती है, और बेटा इनकम टैक्स की नजरों में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आर अलग अलग, सेम नहीं माना जाता है, सेपरेट माना जाता है इनकम टैक्स की नजरों में। तो इनकम टैक्स की नजरों में बेटा फर्म और फर्म के पार्टनर्स एक नहीं है, सेपरेट है, एक नहीं है, सेपरेट है। तो क्या फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर सकती है बेटा? पे कर सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसका डिडक्शन आपको मिलेगा बेटा, इसका डिडक्शन मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स एंड कंडीशंस। ये मैं आपको आगे करवाऊंगा सेक्शन 40A, सॉरी 40B, 40B, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा 40B। उसमें हम ये लिमिट्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, सुनो, सैलरी अगर पे करते हो एम्प्लॉइज को, डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 37 में। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अगर प्रोप्राइटर को सैलरी पे करती है तो याद रखना ये पर्सनल एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम थिंग। तो मैं अगर खुद ही को सैलरी देता हूं तो वो पर्सनल एक्सपेंस है और इसका डिडक्शन नहीं मिलता 37 में। हाउएवर, फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी पे करती है तो फर्म और पार्टनर्स दो अलग अलग है, दो सेपरेट लोग माने जाएंगे। तो फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी पे करती है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? याद रखनी है, ये बातें काम आएंगी आगे। अच्छा, अगला आता है पेमेंट ऑफ पेनल्टी।
अब ये सुनना ध्यान से जरा, हेडिंग जरा लिखो, पेनल्टी। बेटा पेनल्टी ना दो तरह की होती है, एक होती है कॉम्पनसेटरी और एक होती है पीनल। एक होती है कॉम्पनसेटरी, एक होती है पीनल। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या डिफरेंस है दोनों में। मैं यहीं पर आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसे देखना। बेटा हुआ क्या, मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूं। मैंने टैक्स इवेजन किया, टैक्स की चोरी करी 1,00,000 रुपए की। मैंने टैक्स की चोरी करी बेटा 1,00,000 रुपए की, ठीक है। गवर्नमेंट को बेटा पता चल गया कि इस पर्सन ने 1,00,000 रुपए के टैक्स की चोरी करी, तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर बेटा पेनल्टी लगा दी। गवर्नमेंट ने कहा निकाल जेब से 5,00,000 रुपए, निकाल जेब से 5,00,000 रुपए। मैंने टैक्स की चोरी करी 1,00,000 की, गवर्नमेंट ने कहा निकाल जेब से 5,00,000 रुपए। मैंने कहा भाई ये 5,00,000 रुपए किस बात के। गवर्नमेंट ने कहा कितने की टैक्स की चोरी करी, 1,00,000 के टैक्स की चोरी करी, तो 1,00,000 तो वो दे जो टैक्स तूने चुराया था, 1,00,000 तो उस बात का निकाल। इसे हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी पेनल्टी। 1,00,000 कॉम्पनसेटरी मतलब भाई गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी की वजह से कितना नुकसान हुआ 1,00,000 का, तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट ने आपसे करवा ली 1,00,000 रुपए लेके। तो 5 में से 1,00,000 तो ये हो गया। अब बताओ, मैंने कहा ये फालतू 4,00,000 रुपए किस बात का। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, हमारी आंखों में धूल झोंकता है, लॉ को तोड़ता है, तेरे ऊपर जुर्माना लगेगा 4,00,000 रुपए का। तो ये है पीनल पेनल्टी 4,00,000 रुपए। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ। सपोज ये बेटा जो टैक्स मैंने चोरी किया है ना, ये जीएसटी है, जीएसटी की चोरी करी है बेटा मैंने। 1,00,000 रुपए के जीएसटी की चोरी करी, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर पेनल्टी ठोक दी 5,00,000 रुपए की। मैंने कहा 5,00,000 रुपए किस बात का। उन्होंने कहा पहला तो 5,00,000 में से 1,00,000 तो वो है जो तूने चोरी किया था, उसकी भरपाई हम कर रहे हैं, बचा हुआ 4,00,000 तेरे ऊपर पेनल्टी ठोक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तूने कानून को अपने हाथ में लिया है, लॉ तोड़ा है, तेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी 4,00,000 रुपए की। पॉइंट क्लियर हुआ। तो 5,00,000 में से 1,00,000 तो उस नुकसान की भरपाई गवर्नमेंट ने करवाई है जो आपकी वजह से गवर्नमेंट को हुआ, और बाकी 4,00,000 आपके ऊपर पेनल्टी ठोकी लॉ हाथ में लेने के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा ये जो कंपनसेटरी पेनल्टी है ना, इसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 37। क्यों दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि इस जीएसटी का डिडक्शन तो आपको तब भी मिलता अगर आप कानून हाथ में ना लेते। मतलब अगर आप टैक्स की चोरी ना करते तो भी आपको जीएसटी का डिडक्शन तो मिलता ही है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, जीएसटी का डिडक्शन तो तब भी मिलता अगर आप टैक्स की चोरी ना करते। तो आपने टैक्स की चोरी करी या नहीं करी, जीएसटी का डिडक्शन तो आपको मिलना ही चाहिए, वो ले लो, ठीक है। बट अब बात आती है क्या इस 4,00,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब एक तो कानून तोड़ते हो, ऊपर से
4 लाख रुपए की जो पेनल्टी हमने तुम्हारे ऊपर ठोकी है, तुम उसकी डिडक्शन मांगते हो? नहीं, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, नो डिडक्शन। भाई एक तो कानून तोड़ते हो, ऊपर से उसका डिडक्शन मांगते हो, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। बताओ मेरे को, समझ आया पेनल्टी का केस बेटे? कॉपी करो। चलो, अब आता है लीगल एक्सपेंसेस। सिंपल बेटा, लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस incurred in connection with the business and profession shall be allowed as a deduction। तो उन्होंने कहा है अगर आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस इंकर करे हैं विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में मिल जाएगा। बट बेटा मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बेटा, मैंने किसी का मर्डर कर दिया था, उसका मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है बेटा बकायदा, एडवोकेट को लाखों रुपए की बेटा फीस जा रही है, क्या उसका डिडक्शन बेटा मांगू गवर्नमेंट से? बेटा मुझसे बड़ा बेशरम कोई नहीं होगा। एक तो मर्डर करता हूं, ऊपर से एडवोकेट को लाखों रुपए की फीस देता हूं मुझे बचाने के लिए, ऊपर से जो फीस लॉयर को दी है उसका डिडक्शन मांगने की देखो हिम्मत है मुझ में। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। Whereas legal expenses incurred on a criminal prosecution shall not be allowed as a deduction। तो अगर आपके ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता आपको, ठीक है। अगला, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रेजिंग ऑफ लोन्स। बेटा सिंपल है, सुनो बेटा, जब आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो ना बेटा, बैंक से जब आप लोन वगैरह लेते हो तो बहुत सारे खर्चे आप इंकर करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप प्रोसेसिंग फीस इंकर करते हो, स्टैंप ड्यूटी इंकर करते हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप इंकर करते हो, ब्रोकरेज आप इंकर करते हो। तो उन्होंने कहा है जो भी खर्चे लोन रेस करने के लिए आपने इंकर करे हैं, बीट प्रोसेसिंग फीस, बीट स्टैंप ड्यूटी, बीट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बीट ब्रोकरेज, उन सब का डिडक्शन आपको मिलेगा बेटा सेक्शन 37 में, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस टाइप्स इंकर्ड इन कनेक्शन विद रेजिंग ऑफ लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आर अलाउएबल एज अ डिडक्शन लाइक ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बेटा एक बार बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो ऑलरेडी बेटा इसका डिडक्शन तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, सेक्शन 36 में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो ऑलरेडी कवर्ड है सेक्शन 36 में। तो फिर उसने कहा है सेक्शन 37 में कौन सा इंटरेस्ट कवर होगा? एनी अदर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो यहां पर कवर्ड है। जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो एग्जांपल देता हूं बेटा, ये सपोज मैं हूं मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। देखो बेटा मैंने ना मिस्टर बी से कुछ उधार पे माल खरीदा, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा उधार पे 1 लाख रुपए का, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा उधार पे 1 लाख रुपए का। ये खरीदा था मैंने 1 जनवरी को, ठीक है बेटा। मुझे पैसा देना था, ड्यू डेट थी 1 मार्च, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर मुझे मिस्टर बी को पैसा लौटाना था। मिस्टर बी ने कहा
अगर तूने 1 मार्च तक पैसा लौटा दिया, वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से। तेरे ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा? इंटरेस्ट। पक्का? बेटा मैंने ये पैसा लौटाया ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बेटा मैंने ये पैसा लौटाया है, ठीक है? तो लौटाना था 1 मार्च को, लौटाया 1 अप्रैल को, तो 1 महीने का डिले है। तो मुझे 1 महीने का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। 1 लाख रुपए पे 12% 1 महीने का, तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिस्टर बी को देना पड़ेगा, और इस 1000 रुपए का डिडक्शन आपको मिलेगा बेटा अंडर सेक्शन 37। क्लियर हुआ सबको? तो इंटरेस्ट ऑन लोन 36 में कवर्ड है, एनी अदर इंटरेस्ट 37 में कवर्ड है। तो देखो क्या कह रहा है वो, अदर काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन प्रोवाइडेड दे आर इंकर्ड इन रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। बेटा ऐसे ही ना इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी है। जैसे बेटा आप कभी कभार रखना, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है उसे देखो तो उसमें लिखा होता है कि ड्यू डेट ये है, अगर आप अपना बिल इस ड्यू डेट तक पे कर देते हो, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर इस ड्यू डेट के बाद पे करते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो उसका भी डिडक्शन हमें 37 में मिलता है, ठीक है। और इसमें बेटा लास्ट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। Any expenditure incurred during the previous year on advertisement for the purpose of business or profession shall be allowed as a deduction। तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट पे, सेल्स प्रमोशन पे, पब्लिसिटी पे खर्चा किया है जो आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में मिलता है। हाउएवर एक एक्सेप्शन है, however no deduction shall be allowed in respect of advertisement expenditure incurred on advertisement in any souvenir, brochure, pamphlet published by a political party। बेटा सुनना, अगर आपने एडवर्टिजमेंट कहां पर दिया? किसी सोविनियर में, किसी ब्रोशर में, किसी पैम्फलेट में जो कि पब्लिश्ड है बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्फलेट में, पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर में आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो याद रखना उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 37। याद रखना ये वाला पॉइंट, ये मैं दोबारा कराऊंगा आपको, एक बड़ी काम की बात इसमें आपको बताऊंगा। लो बेटा, इसी के साथ हमारा सेक्शन 37 भी खत्म हो गया। तो फर्स्ट कैटेगरी जो थी ना वो हमारी ओवर होगी बेटा। पक्का क्लियर है सबको? चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।